आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। और आज हम स्टूडेंट इसका जिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर होगा 8। तो आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नंबर 8 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं तो इससे पहले हम जीएसटी के कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में जीएसटी से रिलेटेड कंसेप्ट है। देखिएगा, यदि मैं बात करूं जीएसटी की, तो यदि हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो एट दैट टाइम हम जीएसटी पेड कर रहे हैं। यदि हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो एट दैट टाइम हम जीएसटी पेड करते हैं। तो हम कहेंगे यहां पर जो जीएसटी पेड करेंगे वो होगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? तो मैं आपको बता दूं, यदि हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो हम वहां पर जीएसटी पेड करेंगे। तो जो जीएसटी पेड की जाएगी खरीदते हुए वो कहलाती है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। इसी के साथ मैं एक बात करूंगा, यदि हम कोई गुड्स बेचते हैं तो बेचते हुए हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे। यदि कोई गुड्स हम बेच रहे हैं तो बेचते हुए हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो एट दैट टाइम हम बात करेंगे, उसे कहा जाएगा आउटपुट। उसे क्या कहा जाएगा? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। तो इस इतने से अब आपको एक बात क्लियर हुई होगी कि यदि हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, इससे आपको एक बात क्लियर हुई होगी, यदि हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो वहां पर हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी पेड करेंगे। लेकिन यदि हम कोई गुड्स बेच रहे हैं तो एट दैट टाइम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हम कलेक्ट करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो खरीदते हुए तो जीएसटी पेड होगी और बेचते हुए जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गई? तो खरीदते हुए तो वो कहलाई जाएगी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और बेचते हुए कहलाई जाएगी आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। अब एक बात आपने समझनी है, सपोज कीजिएगा आपको ट्रायल बैलेंस में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी दिया गया है, तब आप किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वो आपको क्लियर होनी चाहिए बात। मैंने आपको क्या बताया, यदि क्वेश्चन में आपको इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दी गई है तो तब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तब आप किस तरह से करेंगे, यदि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ज्यादा है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से, यदि इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी ज्यादा है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से, तो हम इनको लायबिलिटी साइड में, यदि हम इनको कहां शो करेंगे, हम इनको असेट साइड में शो करेंगे। थोड़ी सर्दी ज्यादा है इसलिए थोड़ा ध्यान से भी सुनिएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, यदि इनपुट सीजीएसटी, मैं केवल सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है आउटपुट सीजीएसटी से, तो हम इसे असेट्स में लिख देंगे, ये मानकर कि एक्सपेंसेस हमें फ्यूचर में कवर हो जाएगा। तो यदि इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है आउटपुट सीजीएसटी से तो हम इसको असेट साइड में लिखेंगे। सपोज इनपुट सीजीएसटी 15,000 है, आउटपुट सीजीएसटी 10,000 है, तो इनपुट सीजीएसटी 5,000 ज्यादा है, हम इसको असेट साइड में दिखा देंगे, ये मानकर कि एक्सपेंसेस हमारे फ्यूचर में कवर हो जाएंगे। लेकिन यदि आउटपुट सीजीएसटी ज्यादा है इनपुट सीजीएसटी से तो हम इसे लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। यदि इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है आउटपुट सीजीएसटी से तो हम इसको असेट साइड में शो करेंगे। लेकिन इसके कंपेयर में यदि आउटपुट सीजीएसटी ज्यादा है इनपुट सीजीएसटी से तो हम इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी की बात कर लें, यदि इनपुट एसजीएसटी ज्यादा है आउटपुट एसजीएसटी से तो हम इसको असेट्स में लिखेंगे, ये मानकर कि एक्सपेंसेस फ्यूचर में कवर हो जाएगा। उसी तरह से यदि आउटपुट एसजीएसटी ज्यादा है इनपुट एसजीएसटी से तो हम इसको लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, ये मानकर कि हमको इसे गवर्नमेंट को पे करना है। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? इसके बाद ये कुछ बातें और सुनिएगा।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यदि मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपकी बुक के पेज नंबर 22.28 पर दिया गया है, आपके बुक के पेज 22.28 पर दिया गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यदि होंगे तो उस पर जीएसटी लगाएंगे। यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन यदि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर तो हम जीएसटी लगाएंगे, लेकिन यदि बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस पर हम जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस के दो कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट आउटस्टैंडिंग पर जीएसटी लगेगा, लेकिन यदि मैं बात करूं प्रीपेड की तो प्रीपेड पर हम जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे। उसी तरह से इनकम के दो कंसेप्ट, एक्रूड इनकम पर हम जीएसटी का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, बट इनकम रिसीव इन एडवांस हम इस पर जीएसटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग पर तो हम जीएसटी का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम जीएसटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। उसी तरह से इनकम में मान लीजिए, इनकम में हम बात करें इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, यानी एक्रूड इनकम पर हम जीएसटी का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, बट इनकम रिसीव इन एडवांस हम इस पर जीएसटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी बुक के पेज नंबर 22.29 पर सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि वेजेस और सैलरी पर जीएसटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो यदि वेजेस क्या किस चीज पर, यदि मैं बात करूं वेजेस और सैलरी, इन पर हम जीएसटी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। इतनी बातें याद रखते हुए अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करें। जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले हम जो अपने कॉमन आइटम्स हैं वो लिख लेते हैं और उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करेंगे ओपनिंग स्टॉक के साथ। तो हमने यहां पर जाकर लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। तो यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की तो मैंने जाकर लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले मैंने डेबिट में जाकर टू ओपनिंग स्टॉक लिख लिया 50,000 रुपीज। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा टू परचेस। इसके बाद मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टू परचेस। यदि मैं देखूं परचेस दिया गया है 1,75,000, तो मैंने यहां पर लिख लिया 1,75,000 माइनस परचेस रिटर्न। यदि मैं बात करूं परचेस रिटर्न की तो दूसरे कॉलम में परचेस रिटर्न के 2,000 रुपीज दिए गए हैं। तो यदि मैं बात करूं परचेस रिटर्न की तो यहां पर परचेस रिटर्न के 2,000 रुपीज दिए गए हैं। तो 1,75,000 से मैंने 2,000 माइनस कर दिए तो 1,73,000 रुपीज बच गए। इसके बाद मैं क्रेडिट साइड में जाकर यहां पर बाय सेल्स लिखूंगा। यदि आप जाकर देखें सेल्स, ठीक है जी, तो सेल्स देखें आपको सेल्स 1,80,000 रुपीज दे रखी है। तो मैंने यहां पर सेल्स लिख लिया 1,80,000 माइनस मैंने कर दिया सेल्स रिटर्न। जाकर देखें सेल्स रिटर्न कितना दिया गया है। यदि आप अपने क्वेश्चन में फोकस करें तो सेल्स रिटर्न यहां पर दिया गया है 3,000 रुपीज। तो 1,80,000 से 3,000 माइनस कीजिए तो 1,77,000 रुपीज बच गए। तो यहां पर मैंने सेल्स लिख लिया और सेल्स में से क्या माइनस कर दिया, सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, ठीक। उसके बाद यहां पर मैं अपनी कुछ बेसिक आइटम्स जैसे कि कैपिटल, जाकर देखें कैपिटल कितनी दी गई है। यदि आप क्वेश्चन में फोकस करें तो आपको कैपिटल 2,90,000 रुपीज दी गई है। तो मैंने यहाँ कैपिटल में जाकर 2,90,000 रुपीज फिल कर लिए। इसके बाद एडजस्टमेंट में जाकर फोकस करूंगा कि कहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है क्या। यदि मैं एडजस्टमेंट में फोकस करूं तो कहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। इसके बाद एक लाइन छोड़ दी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की, और उसके बाद दोनों का टोटल करने के बाद आएगा। उसके बाद हमें 3 आइटम देखने हैं, ड्रॉइंग, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस दिया गया है क्या। तो हमें क्वेश्चन में 3 आइटम पर फोकस करना है, ड्रॉइंग, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स। पहले मैं फर्स्ट कॉलम में चेक करता हूं कि मुझे ड्रॉइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स दिया गया है। ड्रॉइंग्स तो मिल गई है, तो हमने यहां पर जाकर माइनस लिखा ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। हमें ड्रॉइंग्स दी गई है कितनी, हमें ड्रॉइंग्स दी गई है जी 32,000 रुपीज।
इसके बाद चेक करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स भी दिया गया है क्या। यदि मैं क्वेश्चन में चेक करूं कि लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स दिया गया है क्या, तो देखने से पता चलता है कि क्वेश्चन में ना तो लाइफ इंश्योरेंस है ना इनकम टैक्स है। तो इतना करने के बाद अब हम अपने एडजस्टमेंट पर फोकस करते हैं। जब एडजस्टमेंट पर फोकस करते हैं तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कहा गया कि कमीशन रिसीव इन एडवांस। हमने कमीशन एडवांस में रिसीव किया। जब हम कमीशन एडवांस में रिसीव करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये एडवांस में रिसीव होगा तो अर्न कमीशन कहलाएगा। तो पर्टिकुलर इनकम में से माइनस कर देंगे और दूसरी जगह पर ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो जाकर ऊपर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं, कमीशन रिसीव दिया गया है तो हमने P&L के क्रेडिट साइड में जाकर लिख दिया बाय कमीशन। कितना कमीशन रिसीव दिया गया है, 4000 रुपीज दिया गया है। और ये कहा गया कि हमने कमीशन एडवांस में रिसीव किया, तो ये हो गया अर्न कमीशन। अर्न कमीशन 1000 रुपीज दिया गया है। तो 4000 से हमने 1000 माइनस कर लिया, 3000 रुपीज बच गए। दूसरी जगह पर ये अर्न कमीशन हमारे लिए क्या है, ये अर्न कमीशन हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज में जाकर हमने 1000 रुपीज शो कर दिए। तो लायबिलिटीज साइड में जाकर हमने 1000 रुपीज शो कर दिए लायबिलिटीज में जाकर अर्न कमीशन के। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हुआ, जिसमें हमसे कहा गया था कि हमने कमीशन रिसीव किया है एडवांस। तो जब कमीशन रिसीव किया एडवांस तो हमने क्या किया, कमीशन में से तो जाकर अर्न कमीशन से 1000 के नाम से 1000 रुपीज माइनस कर दिए, तो ये बाहर बचे 3000 रुपीज। दूसरी जगह ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में जाकर अर्न कमीशन शो कर दिया 1000 रुपीज। यहां तक बात आपके क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेकंड एडजस्टमेंट पर फोकस करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट ये कहा गया कि रेंट रिसीवेबल है 2000 रुपीज। रेंट रिसीवेबल का मतलब है रेंट मिलना बाकी है 2000 रुपीज, जिस पर CGST और SGST का रेट 9% ईच है। यानी CGST भी 9% है और SGST भी 9% है। देखो अब ये CGST और SGST का यहां पर कंसेप्ट आ गया। पहले रेंट रिसीवेबल का मतलब समझिए कि रेंट इतना और मिलना बाकी है। तो ये कह रहे हैं कि रेंट 2000 रुपीज और मिलना बाकी है, तो ये हमारे लिए एक्रूड रेंट हो गया। क्या हो गया, एक्रूड रेंट, रेंट और मिलना बाकी है। तो ऊपर जाकर चेक करें रेंट ट्रायल बैलेंस में। यदि आप रेंट ट्रायल बैलेंस में जाकर देखें 6000 रुपीज है, तो मैंने यहां पर जाकर क्रेडिट साइड में बाय रेंट लिख दिया। कितना है बाय रेंट, 6000 रुपीज प्लस मैंने कर दिया इसके बाद क्या किया मैंने, प्लस एक्रूड रेंट, प्लस क्या कर दिया, एक्रूड रेंट 2000 रुपीज, क्योंकि इतना रेंट और मिलना बाकी है। तो टोटल रेंट कितना मिलना बाकी हो गया, टोटल 8000 रुपीज। इतनी बात आपके क्लियर हो गई, इतनी बात आपके क्लियर है। अब देखो जो SCGST है SGST है, यहां पर तो उसे अप्लाई हम नहीं करेंगे। यहां पर तो हमने सीधा क्या किया, बाय रेंट 6000 रुपीज है और 2000 रुपीज और मिलना बाकी है, तो 8000 रुपीज हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन जब हम असेट्स में जाएंगे तो देखिए ये 2000 रुपीज का रेंट और मिलना बाकी था, इस पर CGST 9% है, तो 180 रुपए तो CGST पे आ गए। इसी तरह से 2000 का फिर 9% SGST, तो 180 रुपए SGST के आ गए। यदि मैं बात करूं 180 और 180 360 रुपए CGST और SGST के बैठते हैं। ये एक्रूड रेंट हम यहां पर असेट्स में लिखेंगे बाय एक्रूड रेंट। इसमें कैसे लिखेंगे, 2000 तो ये है प्लस 180 CGST और 180 SGST, ये दोनों हम ऐड कर लेंगे। प्लस यहां पे 180 प्लस किया 180 प्लस किया 180 और 180, ठीक है 360 हो गए। तो हमने बाहर लिखा 2360, ये एक्रूड रेंट आ गया हमारा असेट्स में 2360 रुपीज। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारा एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। हमने वहां पर असेट्स में जाकर बाय एक्रूड रेंट लिखा 2000 और 9% 180 2360 रुपीज कर दिए। ओके, यहां तक बात क्लियर। उसके बाद देखो एक बात यहीं से क्लियर कर दूं, ये जो 180 रुपए आए हैं ये हमें
इनकम पर मिले हैं, यानी ये आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी है। यदि हम पे करते तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी होते, लेकिन ये इनकम है तो ये आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हैं। जब हम आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखेंगे तो उनमें 180 रुपए प्लस कर देंगे आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में, वो वहीं पर बताऊंगा, ये मैंने यहां पर एक बार बता दिया आपको। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये कहा कि जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज से और इंश्योरेंस प्रीपेड है 800 रुपीज से। तो पहले सैलरी आउटस्टैंडिंग देखिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब सैलरी पे करनी बाकी है, ठीक है। जाकर देखे सैलरी 8000 रुपीज दी गई है जो कि P&L से रिलेटेड एक्सपेंसिव है। तो P&L के डेबिट साइड में जाकर मैंने सैलरी लिख दिया 600 रुपीज। कितना लिख दिया? सैलरी 600 रुपीज लिख दिए प्लस आउटस्टैंडिंग। कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं? सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज की। सॉरी सैलरी मैंने गलत लिखी, यहां से सैलरी 8000 रुपीज है, सॉरी सैलरी 8000 प्लस आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 कही गई कि 1000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल हो गए 9000 रुपीज। सैलरी 8000 प्लस आउटस्टैंडिंग 1000, टोटल हो गए 9000 रुपीज। दूसरे लिए हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी साइड में जाकर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख ली, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख ली 1000 रुपीज, ठीक है जी। तो दूसरी जगह ये मेरे लिए लायबिलिटीज है, जाकर लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दी 1000 रुपीज। यहां तक बात क्लियर। उसके बाद ये कहा गया कि इंश्योरेंस प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब है जो खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया है। तो ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस 800 रुपीज से प्रीपेड है, तो इट मींस दैट ये खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया है। ओके, तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से माइनस कर देंगे। यदि आप ट्रायल बैलेंस में जाकर देखें तो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस दिया गया है 3200 माइनस कर दिया प्रीपेड। माइनस क्या कर दिया? माइनस कर दिया प्रीपेड। कितना प्रीपेड कर दिया माइनस? ये माइनस प्रीपेड किया 800 रुपीज। तो 3200 से 800 गए तो 2400 रुपीज ये हमारे लिए इंश्योरेंस हो गया। 3200 से प्रीपेड माइनस कर दिए क्योंकि ये खर्चा हमने एडवांस में दे दिया है। और ये दूसरी बात ये हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर हमने लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस। असेट्स में जाकर हमने क्या लिख दिया? प्रीपेड इंश्योरेंस 800 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये इंश्योरेंस हमारे लिए हमने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया है। तो P&L के डेबिट साइड में जाकर हमने लिखा टू इंश्योरेंस 3200 माइनस कर दिया इसमें से प्रीपेड। प्रीपेड कितना? 800 रुपीज। तो ये बाहर बचे 2400 रुपीज। दूसरी जगह हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर मैंने शो कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 800 रुपीज। यहां तक बात क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहा कि फर्दर बैड डेब्ट्स। देखिए ये कह रहे हैं कि फर्दर बैड डेब्ट्स तो 1000 रुपए हैं। फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं? फर्दर बैड डेब्ट्स 1000 रुपए हैं, ठीक है जी। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5% है। इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को न्यू प्रोविजन लिख लीजिए। ये क्या है? ये न्यू प्रोविजन है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्या है? ये न्यू प्रोविजन है। तो फर्दर बैड डेब्ट्स FBD 1000 है, न्यू प्रोविजन 5% है और डेटर्स पर डिस्काउंट 2% है। डेटर्स पर कितनी डिस्काउंट है? डेटर्स पर 2% की डिस्काउंट है। क्लियर। अब देखिएगा ये आ गए। ऊपर जाकर देखिए ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स है क्या? यदि मैं ट्रायल बैलेंस में जाकर देखूं बैड डेब्ट्स भी हैं और ये चेक कीजिए कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दोनों हैं। ओके, तो अब ये इस तरह से एडजस्टमेंट आ गया। ये एडजस्टमेंट मैंने आपको बहुत बार करा दिया है, तो अब आज भी मैं उसी तरीके से इस एडजस्टमेंट को लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? असेट्स में जाकर डेटर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम असेट्स में जाकर क्या लिख लेंगे? डेटर्स। यदि आप देखें डेटर्स कितने होंगे, ऊपर जाकर देखिए अपनी इसमें डेटर्स दिए गए हैं 82,000 रुपीज। ओके, तो डेटर्स हमारे कितने हैं? 82,000 रुपीज माइनस इसमें से माइनस कर दीजिए FBD फर्दर बैड डेब्ट्स। एडजस्टमेंट में जाएं, FBD 1000 रुपीज दिए गए हैं, तो ये माइनस करके बचे हमारे 81,000 रुपीज।
तो सबसे पहले आप डेटर्स पर गए, असेट्स में गए, असेट्स में डेटर्स लिखे, डेटर्स 82,000 रुपीज हैं, माइनस कर दिया उसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स हैं हमारे कितने 1,000 रुपीज, तो ये 81,000 रुपीज बचे। इसके बाद हम माइनस करेंगे यहां पर न्यू प्रोविजन, क्या माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन। इस 81,000 का 5%, यदि मैं इस 81,000 का 5% निकालूं तो 4,050 बच गए, कितने बच गए 4,050, इतनी, तो 81,000 का मैंने 5% निकाल लिया तो ये 4050 हो गए। अब हम इसमें से क्या करेंगे 81,000 से 4050 माइनस करेंगे तो 76,950 रुपीज हमारे बच जाएंगे, कितने बचेंगे 76,950 रुपीज ये हमारे बच गए। तो सबसे पहले हम डेटर्स पर गए, डेटर्स में से हमने एफबीडी माइनस कर लिया, 1,000 रुपीज दिया गया है। उसके बाद हमारे 81,000 रुपीज बचे, उसमें से मैंने न्यू प्रोविजन माइनस कर लिया, इस 81,000 का 5% 4050, तो 81,000 से जब मैं 4050 माइनस करूंगा तो ये बचेंगे 76,950 रुपीज बचे, यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद डिस्काउंट दी गई है, इसके बाद क्या दी गई है, इसके बाद डिस्काउंट दी गई है, डिस्काउंट दी गई है, हमें ये बताया गया है कि डिस्काउंट है हमारी कितने परसेंट, डिस्काउंट हमारी 2% है, तो हमने माइनस कर दिया डिस्काउंट। देखिए यही क्या बताया था पहले, एफबीडी फिर न्यू प्रोविजन फिर डिस्काउंट। इस 76,950 का आपको 2% डिस्काउंट निकालनी है, तो ये आ जाएगा 1539, कितनी डिस्काउंट आ जाएगी, ये डिस्काउंट आ जाएगी 1539, इतनी बात क्लियर हो गई। तो 76,950 से मैंने 1539 माइनस किए, तो ये हमारे माइनस कर बचेंगे, ये जो माइनस कर आएंगे ये आएंगे हमारे पास 75,411, तो ये माइनस करके आ गए 75,411, ये हमारे माइनस कर बचे, इतनी बात क्लियर हो गई। तो भाई हमने ये डिस्काउंट माइनस कर दी, 76,950 का कितने परसेंट 2% निकाल लिया, तो ये आ गया 1539, और इस तरह से माइनस कर बचे 75,411 बच गए। इसके बाद एक काम कीजिए सीधे से, ये जल्दी से डिस्काउंट इधर लाकर लिख दीजिए P&L के डेबिट में, टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यदि मैं बात करूं डिस्काउंट ऑन डेटर्स की, तो ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ गए 1539, कितने आ गए 1539, ओके। अब हमें सेकंड स्टेप जो मैंने आपको बताया है, वो सेकंड स्टेप मैं सीधा यहीं पर कर रहा हूं आपके P&L के डेबिट में, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले, यदि आप जाकर देखें बैड डेट्स कहां, कौन से वाले, ट्रायल बैलेंस वाले, तो बैड डेट्स आपको 2,000 रुपीज दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस में, प्लस इसमें ऐड कर दीजिए एफबीडी, क्या ऐड कर दीजिए इसमें ऐड कर दीजिए फर्दर बैड डेट्स 1,000 रुपीज, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया फर्दर बैड डेट्स 1,000 रुपीज, उसमें ऐड कर दीजिए न्यू प्रोविजन, ठीक है जी। तो मैंने न्यू प्रोविजन ऐड कर दिए, कितने न्यू प्रोविजन ऐड कर दिए 4050, ठीक है जी 4050, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से मैंने ये ऐड कर दिए, तो जब मैंने ऐड किए तो ये आ गए 7050, कितने आ गए 7050, माइनस इसमें से माइनस कर दिया ओल्ड प्रोविजन, जाकर ट्रायल बैलेंस में देखें ओल्ड प्रोविजन कितने दिए गए हैं। यदि आप ट्रायल बैलेंस में जाकर देखें तो ओल्ड प्रोविजन 2500 रुपए दिए गए हैं, तो मैंने इसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दिए 2500 रुपए, तो ये बचेगी बाहर 4550 रुपए हमारे बच गए। तो ये आपके प्रोसीजर क्लियर हुआ, हर क्वेश्चन में हम यही क्लियर इसी तरह से क्लियर करते आ रहे हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या किया, सब हमने बैड डेट्स लिए, हमने बैड डेट्स लिए 2,000 रुपीज प्लस फर्दर बैड डेट्स 1,000 प्लस न्यू क्या कर दिए न्यू प्रोविजन प्लस कर दिए 4050, टोटल आ गए 7050। इसके बाद हमने उसमें से माइनस कर दिए ओल्ड प्रोविजन 2,500 रुपीज माइनस कर दिए, तो ये बचे 4,550 रुपीज, ठीक है।
तो इस वीडियो में हमने यहां तक कि क्या क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।